Hello, good morning everyone. Myself Yashpal, PGT History from KV1 Pathankot. I hope you are enjoying the chapter. Then today we will learn about the Buddhism and Jainism. So let's start our chapter. You know, a number of thinkers emerged during the mid-first millennium BCE, like Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha in India. All these try to understand the mysteries of existence. Okay, so first of all, we will see the rise of Buddhism and Jainism. But why? Means वो कौन से कारण थे जिसके कारण बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय भारत में हुआ और भारत में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ. Okay, so let's find out the factors or reasons behind this. First of all, we will try to understand the situation of India at that time. We know very well at that time there were Varna system, there were 4 Varnas, okay, and the work was fixed according to the Varna, and it was based on the birth. मीन्स जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ वो वही काम करेगा, उसी में रहेगा, ऐसी सिचुएशंस थी भारत में उस समय. ओके, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको भक्ति के बारे में या रिचुअल्स परफॉर्म करने में के लिए मनाही थी. ओके, दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द रिचुअल्स, टू ज्वाइन द रिचुअल्स और टू चांट द मंत्रास, टू रीड द वेदास. तो ऐसी स्थिति थी. तो इसके कारण क्या हो रहा था कि देयर वाज रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द 6th century BC. ओके, इसके अलावा द कम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस एडवोकेटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल. मीन्स रिचुअल्स जो थे या सेक्रीफाइसेस थे वो भी बहुत कम्प्लेक्स हो गए थे, तो जिसके कारण जो आम व्यक्ति थे वो परेशान थे. एक्सपेंसिव भी बहुत थी ये. ओके, सुपरस्टिशन बहुत हो चुका था, तो इसके कारण लोग जो थे कंफ्यूज थे. ओके, देन द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स एंड अल्टरनेटिव टू द सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइसेस वर हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर एंड देयरफॉर नॉट ईजिली अंडरस्टैंड बाय ऑल. इसके बाद जो उपनिषद लिखे गए वो भी बहुत फिलोसॉफिकल थे, आम बंदे की समझ में आने वाले नहीं थे. ओके, तो क्या था उस समय कि व्हाट वाज नीडेड इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वाज ए सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल वे टू साल्वेशन फॉर ऑल पीपल. तो एक बहुत ही सिंपल से छोटे और बहुत ही मतलब इजी वे से जो मुक्ति प्राप्ति का जो साधन था, तरीका था, वो चाहते थे लोग. ओके, सिंपल रिचुअल चाहते थे, सिंपल भक्ति चाहते थे. सच रिलीजियस टीचिंग्स शुड आल्सो बी इन ए लैंग्वेज नॉन टू देम. और मोर ओवर लैंग्वेज भी एक इशू था, क्योंकि जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, वो आम लोगों की समझ में नहीं आते थे, पढ़ नहीं सकते थे. तो ये सारा कुछ जो था बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में लोगों को मिला. दैट्स वाई ये बहुत फ्लोरिश हुआ उस समय के टाइम पे. ओके, अदर देन द रिलीजियस फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ दीज टू रिलीजन्स. ओके, रिजिड कास्ट सिस्टम था. ओके, जिसने समाज में टेंशन्स जनरेट की हुई थी. हायर क्लासेस enjoyed certain privileges which were denied to the lower classes. ओके, तो ये सारे कारण थे. ओके, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेश्याज, जो थर्ड हमारा वर्ण था. तो एज ए रिजल्ट
They wanted to enhance their social status, but the orthodox वर्ण system did not allow this. ये जो थर्ड वर्ण था, स्पेशली जो ट्रेडर थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी और वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम था उनको लो नहीं कर रहा था. ओके, देयरफॉर दे बिगैन टू एक्सटेंड सपोर्ट टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. फिर उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अपनी सपोर्ट देना शुरू कर दी. It was this merchant class that extended the chief support to these new religions. That's why it spread in the most of the part of India at that time and even abroad also. Okay, तो ये कारण थे जिसके कारण जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ और ग्रोथ हुई. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है बुद्धिज़्म. अब हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे. तो गौतम और सिद्धार्थ ये बुद्धिज़्म के फाउंडर थे. इनका जन्म 567 BC में लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलवस्तु में हुआ, जो कि आजकल नेपाल में है ये प्लेस. हिज फादर वाज शुद्धोधना of Shakya clan and mother Maya Devi. As his mother died at childbirth, he was brought up by his aunt Prajapati Gautami. At the age of 16, he married Yashodhara, had a son Rahul. Okay. इसके बाद इनका जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ही अमीर तरीके से हुआ, बहुत सारी सुविधाएं देके हुआ. लेकिन इसने 4 सीन देखे जिसके बाद इसमें बिल्कुल चेंज आ गया. वो 4 सीन क्या थे? द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, ए डिजीज्ड मैन, ए कॉप्स एंड एन ascetic turned him away from the worldly life. तो उसको उसके मन में हलचल पैदा हो गई, ये सब कुछ जानने की इच्छा हो गई कि ये आखिर क्यों होता है. ओके, हर आदमी दुखी क्यों है? तो क्या हर आदमी ने बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मर जाना है? ओके, तो आफ्टर ऑल मीनिंग क्या है लाइफ का? तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 इन सर्च ऑफ ट्रुथ. ही वेंडर्ड फॉर 7 years and met several teachers but could not get enlightenment. At last, he sat under a Bodhi tree at Bodh Gaya and did intense penance, after which he got enlightenment, जिसको निर्वाण कहते हैं. At the age of 35, लास्ट में एक पीपल के ट्री के नीचे वो बैठ गए, समाधि लगा ली बोध गया में, और वहाँ पर समाधि में लीन हो गए. और वहाँ पर फिर उनको एनलाइटमेंट मीन ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है एट द एज ऑफ 35. सिंस देन ही बिकेम नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेड वन. उसके बाद ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर बनारस, एंड फॉर द नेक्स्ट 45 years ही लेड द लाइफ ऑफ ए प्रीचर. तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो सरमन था वो सारनाथ में डिलीवर किया और उसके बाद वो लगातार प्रीच करते गए. ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनारा. ओके, तो 4 चीज़ें जो क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर कि बर्थ उनका लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, एनलाइटमेंट उनको हुई बोध गया में, फर्स्ट सरमन जो डिलीवर किया वो वाराणसी में किया या बनारस में किया, और जो उनकी डेथ हुई वो हुई कुशीनारा में. ओके, देन आता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ओके, या व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म. जो लॉर्ड बुद्धा थे, ही डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज regarding metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc. And he concerned himself with the practical problems confronting man. Means उन्होंने जो भी
मतलब शिक्षाएं दी लोगों को, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थी उनका हल निकालने के लिए लॉजिकली जो थी लोगों को बताया। ओके, द फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा आर फोर नोबल ट्रूथ जो उन्होंने बताए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, इफ़ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ, suffering can be removed. This can be done by following the eightfold path. Means उन्होंने कहा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुख इच्छाओं के कारण होते हैं। अगर हम अपनी तीव्र इच्छाओं को त्याग देते हैं तो हमारे दुख दूर हो सकते हैं। और ये जो हमारी तीव्र इच्छाएं हैं ये 8 फोल्ड पाथ, अष्ट मार्ग को फॉलो करके हम इन जो डिज़ायर्स को दूर कर सकते हैं। तो वो जो 8 फोल्ड पाथ था वो क्या था, वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, इट कंसिस्ट राइट व्यू मीन्स राइट नॉलेज, राइट विल, राइट स्पीच, राइट एक्शन means behavior, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration। ये 8 चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू पा सकते हैं और हमारे जो दुख दर्द हैं उनसे भी दूर रहा जा सकता है। ओके, देन अगर और हम थोड़ा डीपली जाएं तो हम ये देखते हैं उनकी टीचिंग्स में कि बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड ना रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ना तो उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया कि उनकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसके बारे में वो कभी कुछ नहीं बोले। इसके अलावा ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स कर्म की थ्योरी के ऊपर उन्होंने जोर दिया। ही आर्ग्यूड दैट द कंडीशन ऑफ मैन इन हिज लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डीड्स। कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे जो लाइफ है या कंडीशन है वो होती है। तो राइट कर्म करने के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। Then he taught that the soul doesn't exist. However, he emphasized ahimsa, the next main जो principle है बुद्धिज्म का, that is the ahimsa. Okay, not to hurt anyone. By his love for human beings and all living creatures, he endeared himself to all. Even under the gravest provocations, he did not show the least anger or hatred, and instead conquered everyone by his love and compassion. तो हिंसा नहीं करनी, अच्छे कर्म करने, किसी के साथ हेट नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये इनकी जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स थे। ओके, his religion was identical with morality and it emphasized purity of thought, means purity of thought, word and deed। हमारे जो विचार हैं, शब्द हैं, कर्म हैं, वो प्योर होने चाहिए। ओके, देन he was a rationalist who tried to explain things in the light of reason and not on the basis of blind faith। ब्लाइंड फेथ के ऊपर वो एक्सप्लेन नहीं करते थे, बल्कि वो लॉजिक दे के लोगों को समझाते थे। एक कहानी भी आपकी सोर्स में है, टेक्स्ट बुक में, कि जब एक औरत का बच्चा मर जाता है तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत
रोती है, विलाप करती है, बहुत सारे लोगों के पास जाती है कि इसकी लाइफ वापस ला दो। फिर उसको पता चलता है कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हुए हैं, वही आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो वो उनके पास जाती है, तो महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं जो भी है बात। ओके, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। तो वो बहुत खुश होती है और एक्साइटेड हो जाती है। तो वो कहती है हाँ हाँ, मैं सब कुछ करूँगी, बताइए आप क्या आप क्या कहना चाहते हैं या क्या करना होगा मुझे। तो वो कहते हैं एक मस्टर्ड सीड लाने हैं आपने, ठीक है। और कहती है हाँ बिल्कुल, वो तो आसानी से मिल जाएंगे, ले आएंगे हम। कहते सुनो, लेकिन एक बात है कि वो मस्टर्ड सीड जो हैं वो उस घर से लेके आने हैं जहाँ कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। ओके, तो वो कहती ठीक है, इट्स ओके, तो ये भी आसान ही काम है, तो इससे मेरा बेटा जो है वापस आ जाएगा, दैट इज़ द गुड थिंग। तो वो जल्दी जल्दी जो है गांव में चली जाती है वापस। तो वहाँ एक गांव घर में जाती है, तो वहाँ पूछती है कि मस्टर्ड सीड हैं, कहते हैं है। तो वो कहते हैं मुझे दो, ठीक है। तो वो मस्टर्ड सीड लेती है, लेकिन उसको फिर याद आ जाता है। फिर वो पूछते हैं कि आपके घर में कभी कोई डेथ तो नहीं हुई। कहते हैं डेथ तो हाँ हुई है, हमारे जो एंसेस्टर हैं उनकी डेथ हुई है यहाँ पे। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर से नहीं लेना मुझे। फिर वो दूसरे घर में जाती है, वहाँ भी ऐसे होता है, तीसरे चौथे पाँचवें पास वाले गांव में, ठीक है। तो थक हार के फिर जब वो वापस आती है, तो तब तक वो ये चीज़ समझ जाती है कि जो डेथ है वो अनिवार्य है। ओके, तो महात्मा बुद्ध ने उनको सीधा नहीं बताया कि डेथ जो है ये तो आनी ही है, क्योंकि उस समय वो समझ भी नहीं पाती। तो उन्होंने लॉजिकली उस औरत को समझाने की कोशिश की, और वो औरत फिर समझ भी जाती है और अपने आप ही मन को उनके तसल्ली जो है मिल जाती है। तो यहाँ आ जाता है कि ही वॉज ए रैशनलिस्ट who tried to explain things in the light of reason and not on the basis of blind faith. ओके, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। Though he did not make a direct attack on the caste system, he was against any social distinctions and threw open his order to all. कास्ट सिस्टम के भी लग खिलाफ ही थे, डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो सबको ही अपने संदेश थे वो प्रवचन देते थे। Therefore Buddhism was more a social than religious revelation. It taught the code of practical ethics and laid down the principle of social equality. Then आ जाता है contribution of Buddhism to Indian culture. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ओके, कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म टू इंडियन कल्चर, टू इंडियन लिटरेचर, टू इंडियन एजुकेशन। तो ये भी करना ज़रूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज इट्स चीफ कंट्रीब्यूशन। जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के कल्चर के लिए। लेटर इट बिकेम वन ऑफ द cherished value of our nation. Then its contribution to the art and architecture of India was notable. Okay, Stup at Sanchi, Behrut, Gaya are wonderful pieces of architecture. Buddhism takes the credit for the chaityas and viharas in different parts of India. It promoted education through residential universities like those of Takshila, Nalinda and Vikramshila. ओके, आज भी आप देख ही रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म की कंट्रीब्यूशन ही है इंडियन कल्चर में। देन इट्स कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मीन्स लोकल लैंग्वेजेस जो थी, पहले तो संस्कृत जो थी वही मेन लैंग्वेज थी, उसी में ही सारे ग्रंथ लिखे जाते थे।
टेक्स्ट लिखी जाती थी, लेकिन ड्यू टू द बुद्धिज़्म एंड आल्सो द जैनिज़्म जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। इट हैड आल्सो प्रॉम्प्टेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। जैसे जैसे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया एंड कंट्री एज वर्ल्ड एज वेल, तो भारत का जो कल्चर था वो भी साथ साथ ही स्प्रेड हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रुथ, कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ ये आज भी मान्य है। अगर हमने अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड करनी है, एक ट्रू नेशन बनाना है, वेल डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पाथ, अवॉइड एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटी एंड लग्जरी। ओके, ना तो ज़्यादा घर बार छोड़ना है, ना ज़्यादा तप करना है, और ना ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्पेंड करनी है। जो मिडिल पाथ है वो उन्होंने हमें बताया है कि कैसे समाज में रहते हुए हमें अपना जो नेक्स्ट लाइफ है उसको भी सुधारना है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ बुद्धिज़्म, एम्फेसिस ऑन वैल्यूज, एम्फेसिस ऑन सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, एम्फेसिस ऑन मास एजुकेशन, emphasis on ideal relationship between teacher and taught, emphasis on state patronage of education, emphasis on spread of higher education, higher standard of education, development of art and culture. देन आ जाता है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। ओके, कि उनके फॉलोअर्स कौन कौन बने, ये भी एक टॉपिक है हमारा। देन organization of monks was called Sangh. Initially only men could join Sangha, but with the request of Anand, एक उनका डिसिपल था ये बहुत ही प्यारा, तो उनकी रिक्वेस्ट पे बुद्धा एडमिटेड द वुमेन टू बी द मेंबर्स ऑफ संघ। ओके, देन महाप्रजापति गौतमी वो पहली लेडी थी या वुमेन थी जो कि जिसने संघ ज्वाइन किया एज भिखुनीज। ओके, monks were known as bhikkhus and nuns were bhikkhunis as they lived on alms. इनको भिक्षु और भिक्षुनी भी कहा जाता था क्योंकि ये आर्म्स पर निर्भर करते थे। ओके, इनके जो फॉलोअर्स थे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से थे, जैसे किंग्स, गृहपति, हम्बल फोक, वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पर्सन्स। ओके, और संघ में दे ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, मीन्स उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था। वहाँ कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। इसी वजह से ये जो बुद्धिज़्म है इसके फॉलोअर्स बहुत सारे लोग बन गए। देन है डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म था इसमें भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। ओके, द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड। It was believed that Lord Buddha was one who could ensure salvation. पहले लॉर्ड बुद्धा ने इंडिविजुअल एम्फेसिस के ऊपर जोर दिया था, मीन्स इंडिविजुअली वी कैन अटेन साल्वेशन, बट अब जो लॉर्ड बुद्धा था उसको सेवियर के रूप में माना जाने लग गया। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता वाज आल्सो डेवलप्ड। बोधिसत्व कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने मेरिट्स को अकमलेट कर लिया था थ्रू देयर एफर्ट्स, बट उन्होंने इस वर्ल्ड को नहीं त्यागा था, निर्वाण की प्राप्ति नहीं की थी, बल्कि वो यहाँ रह के ही दूसरों की हेल्प करते थे टू गेट द निमाना। द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। जो बोधिसत्व की इमेज और बुद्ध की इमेज थी उनकी पूजा पाठ होनी शुरू हो गई। ओके, तो ये जो नया वे था थिंकिंग का, ये जो नया ट्रेडिशन चला था इसको महायान कहा जाता था, मीन्स द ग्रेट व्हीकल। और जो उनके जो पुराने फॉलोअर्स थे, जो पुराने तरीके से ही बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, उनको हीनयान कहा जाता था, या लिटरली इट वाज कॉल्ड एज लेसर व्हीकल। ओके, उनको थेरावेदियंस भी कहा जाता था जो पुराने
विचारों को फॉलो करते थे। तो दैट वाज अबाउट द बुद्धिज़्म। नेक्स्ट हमारा इसी का एक सब टॉपिक है जैनिज़्म, कि जैनिज़्म जो था वो क्या था और इसकी टीचिंग्स क्या थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो